हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रिज्म। प्रिज्म बेसिकली होता क्या है? प्रिज्म एक ट्रायंगुलर सेक्शन है ग्लास का, ऐसा कुछ ट्रायंगुलर सेक्शन है ग्लास का जो कि 3D में होगा, जिसको हम होल्ड कर सकते हो, जिसकी कुछ सर्टेन डेप्थ होगी। अगर हम प्रिज्म को ऐसा बनाना चाहें तो कुछ ऐसा दिखा सकते हैं। ये ट्रायंगुलर सेक्शन, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा, ये कोई प्रिज्म हो गया। ये वाला हिस्सा जो बॉटम होता है इसको हम कहते हैं बेस। ये सरफेस जो होगी, एक लाइट इधर से एंटर करेगी, इस सरफेस पे पड़ेगी, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके इस सरफेस से बाहर निकलती है। तो इस सरफेस को हम कह सकते हैं इंसिडेंट सरफेस, और इस सरफेस को क्या कहा जा सकता है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसके अंदर डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगी, होता ही जैसा हम देखते हैं कि जब यहां से इंसिडेंट सरफेस की जब बात करते हैं तो इंसिडेंट सरफेस में क्या होगा कि लाइट आपकी मे बी फ्रॉम रेयरर से आएगी, यहाँ पे ग्लास से पास करेगी, ग्लास होगा आपका डेंसर, तो रे जो है आपकी डेविएट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद जब वो यहाँ पहुँचेगी, इस रे पास करते हुए फिर यहाँ पे जब पहुँचेगी इस सरफेस पे, तो यहाँ पे तो आपका कोई रेयरर मीडियम होता है, ग्लास इज द डेंसर मीडियम। जब इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे आएगी तो फिर वही चीज़ होगी कि आपकी रे जो है डेंसर से रेयरर में ट्रेवल करेगी, और ये क्या करेगी उस टाइम पे नेचर शो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो बेसिक प्रिंसिपल इसमें वर्क करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इसका रे डायग्राम बनेगा, और बाकी अदर वैल्यूज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं वैल्यूज, और इसका एक डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डिराइव करेंगे इसकी हेल्प से। तो हम पहले डेरिवेशन इसका पार्ट देखते हैं कि डेविएशन कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसमें एक सबसे जरूरी चीज़ कि इसका एक प्रिज्म का एंगल होता है। ये जो हमने डायग्राम बना रखा है ये है एक इक्विलेटरल प्रिज्म का। इक्विलेटरल प्रिज्म यानी किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा, तो इसके 3 साइड एंगल्स होंगे, ये ऐसा कुछ। तो जो टॉप मोस्ट होता है एंगल, ये वाला हिस्सा जो अपर वर्टिस होगी, उसको हम कहते हैं ए। वी जस्ट प्रोनाउंस इट ए। ए क्या होगा? A is the angle of prism. A is the angle of prism. Angle of prism होगा, और angle of prism in the case of equilateral prism होता है 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या की जाएंगी इसमें चीजें। तो सबसे पहले हम एक प्रिज्म ले लेते हैं। लेट अस सपोज here is the prism, इसका एंगल A, लाइट आती है यहां से कुछ, ये आई लाइट। दिस वन इज द इंसिडेंट रे, दिस वन इज इंसिडेंट रे। यहां पे कॉन्टेक्ट सरफेस आया। कॉन्टेक्ट सरफेस पे क्या होगा, आप मान लीजिए यहाँ पे एयर थी, ये ग्लास है। एयर इज रेयर देन द ग्लास, तो लाइट रे कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही? फ्रॉम रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर ट्रैवल करने में वो होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड। लेकिन हमें नॉर्मल नहीं है, तो हम सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब इसका नॉर्मल कैसा होगा? कुछ इस तरह से। अगर हम नॉर्मल कुछ ऐसा ड्रॉ कर दें, ये 90 होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये सरफेस का नॉर्मल नहीं है। ये सरफेस का नॉर्मल, ये तो जनरल है, ये जनरल हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये नहीं। हम सरफेस का नॉर्मल देखते हैं। सरफेस का नॉर्मल सरफेस है ये, इसका नॉर्मल इससे 90 बनाने वाला इस पॉइंट पे हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। दिस शुड बी 90 डिग्री, दिस शुड बी 90 डिग्री, ये होना चाहिए आपका 90 डिग्री। तो हमने इसको क्या करा, इसको यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये परपेंडिकुलर आगे एक्सटेंड कर देते हैं कुछ ऐसा, ठीक। ये नॉर्मल है एंड इंसिडेंट रे मेकिंग विद
एंगल मेकिंग एन एंगल विद द नॉर्मल इज आई। ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया हमारा आई, ठीक है। अब रे जो है आगे पास ऑन होती है सरफेस, ये कॉमन सरफेस है डेंसर और रेयर का। अब रेयर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने का मतलब क्या, पहले तो रे का हम देखते हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या था। नॉर्मली वो किधर जाती, अगर ऐसा कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होते तो ये कुछ ऐसा जाती, ऐसा जाना चाहिए था। अब ये इस पाथ को फॉलो नहीं करेगी, पाथ किसको फॉलो करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में टूवर्ड्स द नॉर्मल झुकेगी। अब ये इस तरफ तो जा नहीं सकती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ये तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो रे को किधर आना पड़ेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। टूवर्ड्स द नॉर्मल ये हम कुछ मान लेते बेंड होती है हल्की सी, इस पाथ से बेंड हो जाएगी तो कुछ ऐसी चलेगी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट जैसा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं इससे। यहाँ तो कुछ हो गया, ये वैल्यू हो गई, ठीक। अब ये यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ तो डेविएशन होगा नहीं क्योंकि मीडियम सेम है, तो आपकी रे डेविएट नहीं होगी। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसर है, इस तरफ रेयरर है। डेंसर से रेयरर में ट्रैवल करा तो सबसे बेसिक नेसेसिटी कि हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल क्या होगा इस केस में, इस सरफेस से 90, इस सरफेस से 90 बनाने वाली लाइन कुछ ऐसी आएगी, ऐसा सपोज कर लेते हैं। डॉटेड बना लिया है तो हम डॉटेड ही रहने देते हैं, इसे सेम डॉटेड कर लेते हैं। ऐसा कुछ इसका नॉर्मल होगा। अब ये नॉर्मल हो गया। अब इसके बाद रे क्या करेगी, ये इस रे को जाना चाहिए था स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जैसी थी तो ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन अब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होंगे। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब है ये रे ऐसी जा रही थी, इस तरफ जा नहीं सकती क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, रे को इधर आना पड़ेगा इस तरफ कुछ। ये हो जाएगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे या कह सकते हैं इमर्जेंट रे। इसको, इस एंगल को, इसका एंगल रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल, ये इधर का नॉर्मल है, विद द नॉर्मल इज कैन बी डिनोटेड बाय ई। मान लेते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिससे वो बाहर की तरफ निकली, ठीक है। अब ये लाइन एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड करा था तो इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं कुछ इस तरह से, मिल गया हम, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ। अब ये रे ऐसी जानी चाहिए थी, गई कैसी है, इस तरफ। तो यहाँ भी इन दोनों का डेविएशन दिखेगा। हमें रे को जाना चाहिए था इस तरफ, गई है इस तरफ, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया, दोनों में डिफरेंस आया है इतना, डेल्टा। दिस इज नोन एज डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन, इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। इतना डेविएट होगी हमारी रे, ठीक है। वापस इसी पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो है नॉर्मल के साथ रे हमारी बेंड हो गई, ये बेंड हो गई विद द नॉर्मल, तो इस एंगल को हम कह सकते हैं कुछ R1 टाइप का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे भी यही होगा, रे हमारी एक्चुअल में ऐसी थी, ऐसी जा रही थी सीधी, वो बेंड हो गई। अब उसने कितना, यहाँ पे रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, इसको हम मान लेते हैं कुछ R2, इसको हम ले लेते हैं एंगल R2, ठीक है। अब रिमेनिंग एंगल हमारे पास बच गए। अब हम एंगल्स की वैल्यू कैसे देख सकते हैं, एंगल की वैल्यूज हम यहां से देख, ये है कुछ डेविएशन। अब हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ये वाला ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो हम कोई इक्वेशन बना सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। अब ये इन एंगल्स की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने देखा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की थ्योरम लगाते हैं, ऐसा कुछ, ये अगर आई है तो ये भी आई होगा, ये होना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे हो भी रही है, ऊपर वाले सरफेस को कंसंट्रेट करें, इस पे अगर इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करें तो कुछ ऐसा हो रहा है। ये एक रे है और ये एक रे, ये है नॉर्मल, ये एंगल आई है आपका। यहाँ पे हमारी एक रे चली गई जो यहाँ डेल्टा पे जा रही है, डॉटेड वाली, इसको भी डॉटेड बना देते हैं, देखने में आसान हो जाएगा थोड़ा। और इससे हमने एक पॉइंट पे यहाँ पे R1 ड्रॉ कर दिया, ये R1,
तो ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे। अब उसमें से ये पार्ट मिस हो गया है, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, ये आई था तो ये भी आई होना चाहिए था, टोटल आई होना चाहिए था। अब हमारे पास ये R1 है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, ये रिमेनिंग एंगल कितना होना चाहिए, I माइनस R1। ठीक, ये रिमेनिंग एंगल जो इतना वाला हिस्सा था ये I माइनस R1, हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, टोटल आई है उसमें से R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हिस्सा हमें मिल जाएगा। यही चीज़ वहाँ पे भी होगी इमरजेंसी के केस में, इमरजेंसी के केस में भी यही होगा। ऐसा कुछ है, ये है हमारा, ये डॉटेड बना दिया हमने, ये है हमारा कुछ R2, ये है हमारा E, ये भी एंगल टोटल E होना चाहिए था, ये वाला एंगल E होना चाहिए था, ये होगा ही। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल, ये एंगल चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हम टोटल E में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये रिमेनिंग एंगल मिल जाएगा। तो इसको नाम दे देते हैं E माइनस R2, E माइनस R2। ये एंगल हम वहां पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहां पे लिख लेते हैं I माइनस R1, इसको कह देते हैं I माइनस R1। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी E माइनस R2। ठीक है, अब हमने उस ट्रायंगल जिसके लिए हमने इतना कुछ किया, उस ट्रायंगल को लेके आते हैं सामने। हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, ये कुछ ये एंगल है हमारा I माइनस R1, ये एंगल है E माइनस R2, ये है डेल्टा। अब हम एक्सिस एंगल की थ्योरम लगाते हैं। डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा विल बी इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ये कुछ लिखा जा सकता है यहाँ पे, ये वैल्यू हो सकती है कुछ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, बेस्ट चीज है ब्रैकेट ओपन करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ठीक है, अब हम I और E को एक साथ कर लें, अगर 1I प्लस E और माइनस R1 माइनस R2, अगर माइनस कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2। ये कुछ डेल्टा की इक्वेशन हो गई, ये हो गया हमारा डेल्टा टाइप समथिंग। ठीक है, अब हमें पता करना है कि हमारा R1 प्लस R2 क्या होगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूला ये होता है डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, इस तरह का होता है। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल सपोज करते हैं, क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, A I, इसका नाम रख देते हैं कुछ B टाइप समथिंग। ठीक है, A I B E, ये क्वाड्रिलेटरल होल्ड करते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल को लेते हैं ऐसा कुछ, ये एंगल A है यहाँ पे, ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा ये देखिए आप, तो ये जो डॉटेड लाइन है और ये सरफेस आपस में, ये नॉर्मल का एक्सटेंशन है ना, तो नॉर्मल और इस सरफेस में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 90 होगा। ऐसा ही सेम इमरजेंस के साथ होगा, यहाँ पे भी 90 होगा। इस एंगल के बारे में हमें नहीं पता है, इस एंगल के बारे में हमें वैल्यू नहीं एग्जैक्टली क्लियर है। हम फिर वापस उसी डायग्राम पे जाते हैं, हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसा कुछ कर रखा था, ये लाइन खींच रखी थी, ये एंगल R1 और ये एंगल R2 ले रखा था हमने। ये कुछ ट्रायंगल है एक हमारा, ये कुछ ट्रायंगल है हमारा, इसको I नाम दे दिया, इसे E नाम दे दिया, इसे B देते। ये वाला कुछ ट्रायंगल है। अगर हम ये कहें कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो हम एंगल B की वैल्यू क्या लिख सकते हैं,
180 माइनस R1 प्लस R2, ये लिखा जा सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, इतना तो हमने निकाल लिया। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस R1 प्लस R2, इस एंगल की वैल्यू। अब हम वापस आते हैं क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है। 360 प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इससे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस, लेट मी चेक, सब कुछ दिख रहा है। यहां तक होने के बाद हम वापस आते हैं, ये हिस्सा नहीं दिखेगा आपको। इस कॉर्नर को रब करते हैं वापस। अब हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं AIBE, इसके एंगल्स की वैल्यू देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल हमने AIEB जैसा लिया। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल के लिए देखें अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल I की वैल्यू 90 है, ये तो 90 है यहाँ पे, 90 प्लस B की वैल्यू 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ये टोटल वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 180 360, एंगल A प्लस 360 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 360। दे विल कैंसिल आउट। इस R1 R2 को RHS में ले जाते, तो वी कैन से दैट एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2। ये इक्वेशन हमें मिल जाती है। हमें ये पता चल गया कि एंगल A जो है वो R1 R2 के बराबर है। अगर एंगल A की वैल्यू केवल A ले लें तब भी काम चलेगा, A इक्वल टू R1 प्लस R2। हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना था कि हमें कहीं से R1 प्लस R2 की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा की इक्वेशन क्या बन सकती है हमारी? I प्लस E माइनस, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 की जगह पे केवल एंगल A। दिस इज द angle of deviation in the case of prism. This is the angle of deviation in the case of prism. ठीक है, अब हम वापस आते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये पहला स्टेप हो गया हमारा, डेविएशन हमने निकाल दिया, समथिंग डेविएशन की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी प्रिज्म। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूले से, क्या कैलकुलेट किया जाएगा, तो हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कैसे निकलेगा। तो हम एक कंडीशन सपोज करते हैं, minimum deviation. Let us suppose there is a minimum deviation in this. लिख लेंगे, अगर एक लाइन लिख लेते हैं उसे, अगर in the case of minimum deviation, मिनिमम डेविएशन का मतलब है डेल्टा है हमारा डेविएशन, तो इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा m टाइप समथिंग। क्या क्या हो जाएगा, हमारे पास दो इक्वेशन है, इन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पे ही सब कुछ होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा n इक्वल टू साइन i अपॉन
साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ये वैल्यू होती है हमारी। अब हम साइन आई और साइन आर, मिनिमम डेविएशन का केस है। मिनिमम डेविएशन के केस में सबसे नेसेसरी क्वालिटी उसकी होती है कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस विल बी इक्वल। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें अगर, और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो पहले आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, वैसे 1 से भी कर सकते जिससे चाहे, उससे हमें r की वैल्यू मिलेगी, इससे हमें i की वैल्यू मिलेगी। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 पे आते हैं, तो हमें डेल्टा को हमने क्या कह दिया, डेल्टा m। नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि फॉर द मिनिमम डेविएशन हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाता है, इक्वल होते हैं दोनों। तो हम ये कह सकते हैं कि i की जगह पे, e की जगह पे हम i रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 2 में वही करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, i प्लस i माइनस ए, ठीक। डेल्टा m की वैल्यू हो गई 2i माइनस ए। इसको इस तरफ लेके आते हैं क्योंकि हमें i निकालना है। i निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा m प्लस a इक्वल टू 2i, i विल बी इक्वल टू डेल्टा m प्लस a अपॉन 2। हमें ये तो वैल्यू मिल गई, i की वैल्यू ये कुछ मिल गई, ठीक है। अब हम इसी से एंगल ए, फर्स्ट इक्वेशन से r की वैल्यू निकालते हैं। अब उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि इस इक्वेशन 1 का यूज करते हैं। इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो हमारे पास a इक्वल टू r1 प्लस r2 था। इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन r1 और r2 इक्वल होंगे, दे बोथ विल बी इक्वल, और इनको हम सपोज कर सकते हैं बोथ आर इक्वल टू r। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें एंगल a विल बी इक्वल टू r1 प्लस r2, ये क्या हो सकते हैं, इसको कहा जा सकता है 2r। a विल बी इक्वल टू 2r, तो r की वैल्यू a बाई 2 हो जाएगी, r की वैल्यू a बाई 2 हो जाएगी। हमें दो वैल्यूज मिल गई, ठीक है। वापस आ जाते हैं यहां पे, हमें चाहिए क्या था, साइन आई साइन आर, आई और आर दोनों है हमारे पास। हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं इसे, साइन आई की वैल्यू डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन a अपॉन 2, ये हो जाएगी हमारी कुछ इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। ये वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की, ये वैल्यू होगी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया हमारे डेरिवेशन का कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना था। अब इसमें लास्ट केस आता है। लास्ट केस होगा इन द केस ऑफ थिन प्रिज्म। हमारे पास ये इक्वेशन है, पहले से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वेशन निकाल दी। अब हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक थिन प्रिज्म है, प्रिज्म जो है बहुत पतला है, ऐसा कुछ प्रिज्म जनरली इस तरह से प्रिज्म बनाते हैं। लेट अस सपोज कुछ प्रिज्म ऐसा होगा, ऐसा कोई प्रिज्म था बहुत पतला, उसी केस में देखेंगे। अब हमारे पास पहले से ही एक वैल्यू हम जानते हैं कि अगर tan अल्फा ऐसा कुछ हो सकता है, अगर अल्फा की वैल्यू, या हम इसे ज़्यादा बेटर मैथमेटिकली कहें, tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा व्हेन द थीटा इज वेरी वेरी लेस। थीटा की वैल्यू अगर बहुत छोटी होती है तो ये ऑलमोस्ट हमारा tan थीटा जो होता है थीटा के बराबर होता है।
यही सेम चीज़ फॉलो होती है साइन के साथ। अगर साइन में थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो ऑलमोस्ट ये थीटा के बराबर हो जाता है, ये ऑलमोस्ट थीटा के बराबर हो जाता है। इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में। हमारे पास n इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन a/2 था। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग साइन का टर्म एलिमिनेट कर देंगे हम, केवल थीटा बच जाएगा। इसका मतलब है डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 डिवाइडेड बाई a/2 विल गिव आउट n। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा वैल्यू क्या बच जाएगी हमारे पास, डेल्टा m प्लस a अपॉन a विल बी इक्वल टू n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा na इक्वल टू डेल्टा m प्लस a। को LHS में लेके आए तो na माइनस a इक्वल टू डेल्टा m। अगर हम a कॉमन ले लें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 इक्वल टू डेल्टा m, या फिर इसको कह सकते हैं डेल्टा m इक्वल टू n-1 a। n-1 a, ठीक है। इसके साथ हमारा प्रिज्म के जो 3 पार्ट थे, मेन डेरिवेशंस, मेन कैलकुलेशंस, मेन फॉर्मूलाज, तो वो हमने कंप्लीट कर लिए।